नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। धामी ने अपने पास रखे 21 मंत्रालय और 24 विभाग, तो सतपाल महाराज के मंत्रालय से नहीं की गई कोई छेड़छाड़। तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल को मिला वित्त का जिम्मा। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन, सरकार की ओर से पेश लेखानुदान किया जाएगा पारित। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी। 2 अध्यादेश भी विधेयक के रूप में किए जा सकते हैं पेश। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से गूंजा सदन। बगैर नेता प्रतिपक्ष के प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ने उठाए सवाल। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक। 67.22 करोड़ का बजट किया गया पारित। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। यात्रा की तैयारियों को लेकर भी की गई चर्चा। कालाढूंगी के फतेहपुर रेंज में गुलदार का आतंक। जंगल में घास काटने गई महिला पर हमले के बाद हुई मौत। 4 महीनों में गुलदार के हमले से ये 5वीं घटना। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। धामी ने अपने पास 21 मंत्रालय और 24 विभाग रखे हैं। परिषद विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। सूची के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने पास आबकारी, ऊर्जा, पेयजल, श्रम, गृह, राजस्व, कार्मिक, राज्य संपत्ति नियोजन, सूचना, न्याय, आपदा प्रबंधन, नागरिक उड्डयन समेत 21 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। तो वही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मंत्रालय में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सतपाल महाराज को सिंचाई, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम प्रबंधन को बरकरार रखते हुए पंचायती राज व ग्रामीण निर्माण नए मंत्रालय भी दिए गए हैं। तो वही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का भी कद बढ़ाया गया है। आपको बता दें, उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्रालय दिए गए। वो चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, संस्कृत शिक्षा मंत्रालय भी देखेंगे। तो वही धामी कैबिनेट में शामिल किए गए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त मंत्रालय दिया गया है और वो शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन एवं जनगणना मंत्रालय भी देखेंगे। हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल को कुछ हल्का किया गया है। उनके पास अब कृषि एवं उद्यान मंत्रालय नहीं होंगे। उन्हें इस बार वन, भाषा, निर्वाचन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिए गए हैं। जबकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सैनिक कल्याण व ग्राम विकास के साथ ही कृषि और उद्योग विभाग देखेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का भी कद बढ़ा। वो महिला सशक्तिकरण, बाल विकास के अलावा खेल एवं युवा कल्याण और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय देखेंगी। तो उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पहुंचे, जिसके बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इससे पहले पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि दी गई। तो वही 5वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को विपक्ष के तीखे तेवरों के चलते सदन स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद सरकार की ओर से 2 अध्यादेश विधेयक के रूप में पेश किए जा सकते हैं। तो वही उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के सभी विधायक एक बार फिर धरने पर बैठ गए। इस बार हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से विधायक अनुपमा रावत भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा ग्रामीणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बदले की भावना से कांग्रेस विधायक का उत्पीड़न भी हो रहा है। कांग्रेस के विधायक का कहना है कि अगर हमारी मांग को सदन में नहीं सुना जाता है तो हम सदन के अंदर और बाहर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
10 तारीख से हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट आया है। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, लगातार जो है पुलिस का प्रशासन का रवैया जो है एक तरफा चल रहा है और आम जनमानस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानबूझ को टारगेट किया जा रहा है। कभी नाबालिग बच्चों को उठा के लिया जा रहा है चौकी थाने में, जिनका उत्पीड़न हो रहा है कांग्रेस के वर्कर का, उन्हीं पर दबाव डाला जा रहा है, उन पे उल्टे मुकदमे किए जा रहे हैं। उसके बाद कल ये प्रकाष्ठा हुई कि एक कांग्रेस के वर्कर का घर तोड़ दिया गया। उनकी एब्सेंस में जब वो वहां मौजूद नहीं थे, उनकी बच्चे और उनकी पत्नी ने जब उसके लिए विरोध किया, तो कितने दुख की बात है कि पुरुष पुलिस के द्वारा, मेरे पास वीडियो भी रखी हुई है जिसमें महिला को डंडे के बल पर उसके ऊपर के जो शरीर है उस पर धक्का दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की पूरी तरीके से अवमानना है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा कि लोकतंत्र हरिद्वार ग्रामीण में बचा है। किसके इशारे पर किया जा रहा है? मैंने कल मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा। तो ये भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 4 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 4 से 5 दिन के लिए उत्तराखंड रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे और साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिन 23 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, उसकी भी रिपोर्ट जल्द ही तय कर ली जाएगी और उस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। बीएल संतोष जी 4 तारीख से और लगभग 4-5 दिन के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। कुछ और अनेक कार्यक्रम भी है जिसमें भाग लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। जो 23 सीटें हम लोगों ने लूज़ की हैं, उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाकर वहाँ भेजा गया है। किस रूप में हम उनको लूज़ किए हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें 1-2 दिन में मिलेगी। उसके आधार पर अगली कार्य। तो वह विधानसभा चुनाव में भीतर घात करने वाले भाजपा के कुछ प्रमुख नेताओं के निष्कासन की मांग काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुखर हो रही है। बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता की मांग है कि जिस तरह भाजपा ने हारी हुई सीटों पर कमेटी का गठन कर जिन भाजपा के नेताओं ने पार्टी विरुद्ध कार्य किया, उसकी भी सूची बनाई जाए ताकि उसका निष्कासन किया जा सके। विरोध होना और पक्ष में आना, ये जनता का काम है, जनता की सोच है। जनता विरोध में हो तो अलग बात है, लेकिन अपने ही जब विरोध में हो जाए तो उसका असर पार्टी के ऊपर जाता है। मेरे बेटे के इस चुनाव में मैं नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश के समस्त हमारे उच्च पदस्थ लीडर्स को इस बात की जानकारी है कि काशीपुर में क्या हुआ, कि पार्टी को जिस तरीके से लगभग 23 विधायक जो हार गए हैं, उनके क्षेत्रों में पार्टी के बड़े लीडरों को, बड़े आदमियों को, अच्छे पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है कि पता करें कि पार्टी क्यों हारी और किसने हराई। इसमें बीजेपी के किस किस का दोष है उसको पार्टी से निकाला जाए, मेरा कहना यह है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 67.22 करोड़ का बजट पारित किया है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बजट पास करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। समिति के स्थायी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो वहीं बीकेटीसी कार्यालय में हुई बैठक में कुल 67.22 करोड़ का बजट पारित हुआ, जिसमें से बद्रीनाथ मंदिर से 34.44 करोड़ और केदारनाथ मंदिर से 32.78 करोड़ की आय प्रस्तावित है। मंदिरों से होने वाली आय के सापेक्ष व्यय को समान रूप से प्रस्तावित किया गया और बैठक में आगामी बद्रीनाथ व केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से है, जहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भौतिकी एवं फिजिक्स एप्लाइड साइंस विषय में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए 7 अप्रैल से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी। साक्षात्कार 13 अप्रैल तक चलेंगे, जहां 7 पदों के लिए 211 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। इसके अलावा
एक वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत होनी है। संकायों में 45 से ऊपर विभाग हैं, इनमें भारी संख्या में संकाय सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के निर्देशों के अनुरूप सारे जितनी भी फैकल्टी पोजीशंस हमारी वैकेंट हैं, वो वैकेंट पोजीशंस हमने एडवर्टाइज करी थी 2021 में, और ये सब कुछ हमने समर्थ जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, उसके माध्यम से हमने एप्लीकेशंस इनवाइट करी थी। टोटल पोजीशंस जो हमने एडवर्टाइज करी हैं वो 226 फैकल्टी पोजीशंस हैं, सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में। इसके अगेंस्ट हमें 7,805 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी ऑनलाइन, और अभी स्क्रीनिंग का प्रोसेस स्कूल वाइज हमने स्टार्ट किया था। हम लोग जनवरी और फरवरी के मंथ में स्कूल ऑफ साइंसेस से हमने स्टार्ट करी है स्क्रीनिंग। उसमें फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसे सबसे पहले हमने लिया है इंटरव्यू के लिए। अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर के निर्देशों के अनुरूप 7 से 13 अप्रैल 2022 को फिजिक्स और फिजिक्स अप्लाइड साइंसेस के लिए हम इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वही कोटद्वार के हिमालयन राजकीय कॉलेज में आपको जानकारी के लिए बता दें कि वार्षिक खेल प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। कोरोना काल के बाद खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने से विद्यार्थियों में भी भारी उत्साह देखा गया और साथ ही टीचर्स में भी जोश दिखा। 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये प्रथम स्थान पर रही। तीनों छात्राओं को तीनों छात्राओं से मेरा अनुरोध है, आप डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल वार्षिक क्रीड़ा समारोह द्विवर्षीय 2 दिन का वार्षिक क्रीड़ा समारोह है। ये हमारा वार्षिक क्रीड़ा समारोह 2 वर्ष के बाद, क्योंकि कोरोना काल में यह संभव नहीं हो पाया, तो कल इसका उद्घाटन था दिनांक 29 तारीख को, और बहुत ही संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। बहुत ही उत्साहजनक जो है प्रदर्शन था हमारा, और छात्रों के द्वारा जो है बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। इसमें जैसे 100 मीटर रेस के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ये महाविद्यालय का 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता है, और इसमें हमारी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं जिसको 2 दिवस में संपादित करना है। प्रथम दिवस में 400 मीटर छात्र छात्रा और गोला प्रक्षेप, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये प्रतियोगिता संपादित करवाई गई हमारी क्रीड़ा समिति द्वारा। और समापन दिवस में आज जो हमारी 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और चक्का प्रक्षेप, ये सब प्रतियोगिता संपादित करवाई गई है। ये हमारी 2 दिवसीय प्रतियोगिताएं यहाँ पर चल रही हैं 29 और 30 मार्च को। इसमें हमारी 800 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, जैवलिन, सारी जितनी भी एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होती हैं छात्र छात्रों के लिए यहाँ पे करवाई जा रही हैं। और क्योंकि पिछले 2 सत्रों से कोरोना के कारण ये प्रतियोगिता संपन्न नहीं हो पाई हैं, तो इस सत्र में हमारे छात्र छात्रों का उत्साह बहुत ज़्यादा है इन प्रतियोगिताओं में। आपको बता दें, खबर पौड़ी से आ रही है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण से ग्रामीणों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में इस योजना के निर्माण से जल स्रोतों के सूखने से पेयजल संकट भी सामने आ गया है, और साथ ही परियोजना निर्माण की कार्यकारी संस्था L&T की ओर से प्रयोग होने वाले केमिकल से खेती भी बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे के संबंधित अधिकारियों और रेल के निर्माणकारी संस्था L&T से बार बार अनुरोध करने पर भी उनकी पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जबकि ये इलाका ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव भी है। रामपुर ग्राम पंचायत है विकास खंड कोट की, तो वहाँ पर मुतेन्या लग्या कांडी नाम की एक ग्राम है। तो वहाँ पर अभी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, और वहाँ पे कुछ कार्य भी चल रहा है रेलवे के माध्यम से, L&T के माध्यम से। अभी वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनसे वार्ता किया है, पेयजल संस्थान के अधिकारियों को
जो अधिशासी अधिकारी उनको निर्देश दिया है कि वहाँ पे तत्काल जाकर वहाँ पर निरीक्षण करेंगे और पेयजल योजना को सुचारू करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है उससे मुझे अवगत कराएंगे। जो अन्य जानकारी मुझे मिला है कि अभी उस ग्राम पंचायत को घुड़दौड़ी पेयजल योजना के साथ भी जोड़ा गया है, ताकि वो पंपिंग स्कीम है और उसका अभी DPR भी सैंक्शन हो गया है, तो उसका अग्रिम कार्रवाई अभी गतिमान है। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसी योजना पूर्ण हो जाएगी, जनता की जो पानी की समस्या है उस पर लाभ भी मिलेगा। और हाल फिलहाल के लिए मैं वहाँ पर एक्शन जल संस्थान को और L&T को निर्देश दे रहा हूँ कि वो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए या तो टैंकर की व्यवस्था करेंगे अथवा जो भी वहाँ पे जल स्रोत है उनका पुनरुज्जीवन करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मंगलौर में गर्मी के शुरुआती दौर से पहले ही बिजली कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने लगी है। खासतौर से किसानों को गन्ने की बुआई में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे तक की विद्युत कटौती की जा रही है। विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान ग्रामीण और किसानों ने जल्द विद्युत सप्लाई ठीक करने की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं विद्युत विभाग के SDO अक्षय कपिल ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में ही इस समय बिजली का संकट है। अधिक लोड पड़ने के कारण रोस्टिंग की जा रही है। विभाग की टीम इस समस्या का समाधान करने में जुटी हुई है। फरवरी के बाद से और आज तक इस क्षेत्र में गांव में रात के टाइम का जो खाना है जी वो रोशनी में नहीं खा के देखा लोगों ने। ये हालत इस प्रदेश की इस सरकार ने कर दी है। गर्मी की वजह से, लाइट ना आने की वजह से इतनी रोस्टिंग है, ये बेच रहे हैं खुलेआम। उद्योगपतियों को जो है लाइट बेची जा रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गरीब है, जो किसान है, उनकी कटौती हो रही है। सिंचाई का टाइम चल रहा है, राजभोग की स्थिति ये है, कोई आ नहीं रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, फसलों में जो पानी देना है उसकी पूर्ति हो नहीं रही है। और जब किसान खेत से काम करके घर जाता है तो वो इतना नहीं कि आराम भी कर ले, वो पंखा तक नहीं चला सकता है, मच्छर उसको काट रहे हैं इस अंधी बहरी सरकार ने, और महंगाई बढ़ाने पे रोज लगे हुए हैं। तो यहाँ भाई दिन में चांद रात को जंगल में रहे, घर में जाकर आराम नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं मिलती, अंधेरे में खाना खाना पड़ा, परेशानी हो रही, ना सिंचाई पूर्ति हो रही, उंगरा जो है बांधा उंगा भाई, ट्वेल्व लाइट नहीं आ रही तो ट्वेल्व नहीं चल रही, परेशानी नहीं है। जो गर्मी हमारी अप्रैल में आती थी वो इस बार थोड़ा पहले मार्च से ही शुरू हो गई है गर्मी, और गर्मी के बढ़ने के कारण जो स्थिति अप्रैल में बनती थी वो मार्च में क्रिएट हो गई है। और इस वजह से सिर्फ मंगलौर में ही नहीं, मतलब ग्रामीण में भी, उद्योगों में भी, सब में जो हमारा रोस्टिंग का कोड आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें रोस्टिंग करनी पड़ रही है। पीक आवर्स में ज़्यादा महसूस होता है उपभोक्ताओं को, क्योंकि सुबह और शाम को सभी लोग घर पहुंचते हैं, खाना खाने का टाइम होता है, और पीक में क्या होता है, लोड भी सबसे मैक्सिमम जाता है, और ऊपर से भी जो रोस्टिंग है पीक में ही कराई जाती है, तो हमारी पीक आवर्स में रोस्टिंग ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से ये ज़्यादा महसूस हो रहा है कि इस समय जो है ज़्यादा कटौती की जा रही है। मेरी सभी उपभोक्ताओं से विनम्र निवेदन यह है कि जो सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 तक छूट थी, जिसमें सरचार्ज वेबल स्कीम के अंदर सारा ब्याज माफ़ है, तो अब 3 दिन बचते हैं, तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और अपना ब्याज को माफ़ करते हुए जो बचा हुआ बिल है उसको जमा करके अपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से मना करने पर नाराज हुई एक नाबालिग यमुनानगर से ऋषिकेश पहुंच गई। संदिग्ध अवस्था में ऋषिकेश पहुंचने पर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से मामले की जानकारी हासिल की। यमुनानगर पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि नाबालिग की गुमशुदगी थाने में दिखाई गई है। परिजनों को ऋषिकेश बुलाया गया। नाबालिग को समझाने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि वर्तमान समय में बच्चों के अंदर सहनशीलता काफी खत्म हो गई है। हल्की सी डांट फटकार से भी वो नाराज हो जाते हैं और घर से निकल जाते हैं। इसीलिए परिजनों को डांटने से पहले प्यार से बच्चों को समझाने की जरूरत है। तो वह रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी में फतेहपुर रेंज में एक और महिला गुलदार का निवाला बन गई। भदूनी गांव की 62 वर्षीय महिला काठ गोदाम के पास जंगल में घास काटने गई थी। इसी दौरान गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
4 महीनों में गुलदार के हमले की ये 5वीं घटना है। अब तक वन विभाग पिंजरे, ड्रोन कैमरे और हाथियों के जरिए सर्च ऑपरेशन भी चला चुका है, लेकिन गुलदार का कोई सुराग वन विभाग के हाथ नहीं लग पाया है। जुनी गांव के बलूटी कक्ष संख्या 3 में एक घास लेने को गई महिला धनुली देवी, जिसकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है, उसको टाइगर या गुलदार द्वारा मार दिया गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है और पीएम के लिए भेज दिया गया है। सर, कहाँ गई थी लेडी? ये घास लेने के लिए जंगल को गई हुई थी। कुछ इनपुट मिला है सर? क्या था या अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। घटनास्थल से हमारे द्वारा सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, उसके डीएनए रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। सर्च अभियान अभी आज हमारे द्वारा ड्रोन से आसपास के क्षेत्रों में सर्च किया गया, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला और 5 कैमरे हमारे द्वारा घटनास्थल पर लगा दिए गए हैं आज ही, और कल को पिछड़ा लगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर दिनेशपुर से है, जहां हरिचांद गुरुचांद मंदिर में महावारुणी के उपलक्ष्य पर भक्तों ने तालाब में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान क्षेत्र के श्रद्धालुओं के अलावा विभिन्न प्रांतों के लोग दिनेशपुर पहुंचे और डुबकी लगाई, साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हम लोग दिल्ली से आया तो हम लोग जो ये हरि भक्तों की जो यहाँ पे हमारा दादा परदादा सब मानता है, ये परंपरा चल रहा है हमारा। हम भी 4-5 साल से आ रहे, हमारा दादा परदादा सब इसी को मानता है। तो हम जो इस पे जो श्रद्धा है, हमारा जो मांगते हैं सब हमारा मनोकामना पूर्ण होता है, सब पूरा आता है। हमारा हरिचंद ठाकुर हमारा पूरा कर देता है, उस पर कोई कमी नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं और भी भक्तगण आता है बहुत दूर दूर से, पूरा भारत से, सबकी यहाँ पे आए के सबकी मनोकामना पूर्ण होता है। और हमारा पुराना जो महाराज था गोपाल महाराज जी, उनको जाने के बाद थोड़ी हमें कमी महसूस हो रहा है। हम आशा करते आगे उनके बाद जो चला है उनकी, वो हमारा आशा पूरा करे। जय हरि बोल, जय हरि बोल, जय हरिचाँद, जय गुरुचाँद, जय तारकचाँद, जय गोपाल चाँद। आज हमारा लिए सबसे बड़ा दिन है। पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचाँद ठाकुर आज के दिन जन्म लिया था। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महावारुणी गंगा स्नान होता है। पूरा भारतवर्ष में एवं बहिर्विश्व में भी आज हर जगह पे महावारुणी स्नान चल रहा है। हमारा नाम प्रदीप राय है, हम मुर्दाबाद से आए। यहाँ का मान्यता है, यहाँ हम बहुत साल पुराना हरि मंदिर है। यहाँ लोग जो भी विश्वास लेके आते हैं भगवान श्री हरि के नाम से, उनका मनोकामना पूरा होता है। और हम बड़े विश्वास के साथ, अपने यकीन के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री हरि की पूजा करते हैं। वो लोग बहुत दूर दूर तक से लोग आते हैं और यहाँ हम स्नान करते हैं। इस जगह पे स्नान करने के बाद जो भी हम कामना करते हैं वो भगवान श्री हरि पूरा करते हैं। हमें बहुत आस्था है, अपने जीवन भर जो है हम इसी आस्था के साथ रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।